मॉड्यूल 3 लेसन नंबर 6 लिंकिंग द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों अब हम लोग इस लेसन में तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिंक करने वाले हैं, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो इस लेसन को जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कॉमर्स या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, उन सभी को ये लेसन ज़रूर भेजना, क्योंकि उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इस लेसन को देखने से पहले आपको हमारे तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिक लेसन्स देखने बहुत ज़रूरी है। वो लेसन्स में हमने आपको हर लाइन आइटम को समझाने की कोशिश की है, जिससे इस लेसन में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस लेसन को हाईएस्ट क्वालिटी में देखेंगे। उसमें आपको सिलेक्ट करना है 1080 पिक्सल। जिनको प्रैक्टिस करनी है इन तीनों स्टेटमेंट के ऊपर, उनको डिस्क्रिप्शन में एक एक्सरसाइज रिसोर्स में एक्सेल शीट मिलेगी और आप आपकी तरफ से उसके ऊपर प्ले कर सकते हो। जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है वो लोग गूगल शीट्स करके एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करो और उसमें आप इस शीट को ओपन कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अभी हम जो बना रहे हैं वो कंप्लीट डेमो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी मूव करते हैं गूगल शीट के ऊपर। जिनको पता नहीं है गूगल शीट्स के बारे में, उनके लिए बता दूं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वैसे गूगल शीट है। गूगल शीट में थोड़े कम ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंपैरिजन में, लेकिन गूगल शीट के ऊपर बहुत सारे एक्सेल रिलेटेड काम हम कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम गूगल शीट पे हैं तो हम लोग एक ब्लैंक शीट बना देते हैं। और ये ऑनलाइन रहती है तो आप किधर से भी एक्सेस कर सकते हो। अभी हम लोग डेमो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और जो भी नंबर्स रहेंगे वो हमारी तरफ से हमारे अजम्पशंस रहेंगे, सिर्फ आइडिया के लिए कि कैसे स्टेटमेंट बनती है और कैसे लिंक होती है। इसके लिए हम लोग ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम लोग कंपनी का नाम लिख देते हैं ABC कंपनी, ठीक है। तो हमारी फाइल सेव हो गई। इसके बाद अभी हम लोग इधर डेटा कॉपी करके लेते हैं, तो हम लोग डेटा पेस्ट करेंगे। ये डेटा ऑलरेडी बनाया हुआ था तो वही कॉपी कर लिया है। इसको थोड़ा जूम कर देते तो आपको दिखेगा अच्छी तरह से। तो इतने नंबर्स है, ये हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालने हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली बनती कैसे है। हमारे लिए ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा, जिससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजीली रीड कर पाएंगे कि कौन से स्टेटमेंट में क्या नंबर्स है और वो नंबर्स क्यों है ऐसे। तो अभी हम लोग वही स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के लेंगे, तो फॉर्मेटिंग यही कॉपी करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर 1 रहेगा, यही कॉपी करते हैं। इधर बैलेंस शीट लिख देते हैं। बैलेंस शीट 0 से स्टार्ट होगी, ईयर 0 से, और ईयर 1 तक क्रिएट होगी। सबसे पहले बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद कैश फ्लो। ये ईयर 1 रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सेल, तो हम लोग टोटल सेल लिख देते हैं, टोटल सेल्स। अभी उसके बाद आएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा रहेगा? जो हम लोगों ने गुड्स बेचे रहेंगे उसका कॉस्ट आएगा, और फिर हमें ग्रॉस मार्जिन मिलेगा। हम लोग इसको फॉर्मेट करके लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज में लेना है, तो हमें समझ में आएगा कितना हम लोग ग्रॉस मार्जिन कमा रहे हैं। इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो लेंगे। उसके बाद अदर इनकम आएगा। अभी हमें इबिटदा मिलेगा।
इसको हम फॉर्मेट करके लेते हैं। EBITDA मार्जिन परसेंटेज। इसके बाद हम लोगों को डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेना है, तो इसको हम लोग DA लिख देते हैं। EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं कंसिडर करते, अमोर्टाइजेशन नहीं कंसिडर करते, इंटरेस्ट नहीं आता है, टैक्स नहीं आता है, इसके लिए इसको EBITDA बोलते हैं। अर्निंग बिफोर है वो। इधर हमें EBIT मिलेगा। अभी इधर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब देना पड़ता है? जब हम लोन लेते हैं। इंटरेस्ट का आय अगर निकल जाता है तो EBT बचेगा, तो EBT अभी इसमें से सिर्फ टैक्स बचा है, जो टैक्स हम लोगों को कंसिडर करना है, तो इसमें हम लोग अभी टैक्स कंसिडर कर लेते हैं। टैक्स 30%, तो फॉर्मूला ही आएगा मैक्स ब्रैकेट 0, इंटू 30%, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। प्रॉफिट अगर माइनस में होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए वो मैक्सिमम 0 डाला है। अभी आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको फॉर्मेट करके लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो लाइन आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वो लिख दिए हैं। इसके बाद अभी हम बैलेंस शीट के जो लाइन आइटम्स है वो लिख देते हैं। पहला है शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, तो हमें शेयर होल्डर का फंड मिलेगा। अभी आएगा बोरोइंग्स या फिर लोन, दोनों ही लिख देता हूँ, पढ़ने के लिए इजी होगा और समझने के लिए इजी होगा। अभी एक्चुअली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरलिंक करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें समझना है, तो हम लोग जो फैमिलियर वर्ड्स है उसको ही लिख देते हैं। अभी आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये बोरोइंग्स रहेगी वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहेगी। ठीक है। इसके बाद आएंगे अकाउंट्स पेएबल्स, तो करंट लायबिलिटीज आ जाती है। अभी हम लोगों को टोटल लायबिलिटीज मिलेगी। इसको अच्छी तरह फॉर्मेट करके लेते हैं, पढ़ने के लिए इजी होगा। इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड्स। इसको भी हम बोल्ड करते हैं।
इसको भी बोल्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल लायबिलिटीज लिख दी है। अभी असेट सेक्शन के ऊपर मूव करते हैं। पहला है टेंजिबल असेट, फिर टेंजिबल असेट्स डिप्रिशिएट होते हैं, तो डिप्रिशिएशन। इसके बाद हमें मिलेंगे नॉन करंट असेट। ठीक है, अभी हम लोग करंट असेट्स बनाते हैं। इसमें पहला आएगा अकाउंट रिसीवेबल्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद कैश। तो अभी हम लोगों को करंट असेट मिल गए। सम कंप्लीट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट कंप्लीट, कॉपी पेस्ट, सेम फॉर्मूला दोनों जगह पे। इसको आप कंट्रोल आर भी कर सकते हैं। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, सम, कंट्रोल आर। तो ये सब जगह पे हम लोगों ने फॉर्मूले डाल दिए हैं। अभी इधर टोटल असेट्स आएंगे, प्लस नॉन करंट असेट्स, कॉपी पेस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने बैलेंस शीट बना दी। अभी हम लोगों ने दो स्टेटमेंट बना दिए हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट। अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें पहला नेट प्रॉफिट आएगा, उसके बाद डिप्रिशिएशन ऐड करना होगा। ठीक है, उसके बाद लेस करने हैं रिसीवेबल्स, तो लेस चेंजेस इन रिसीवेबल्स, चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर ऐड करने हैं चेंजेस इन। अभी इधर अकाउंट पेबल्स हैं, इसके बदले हम लोग उसको करंट लायबिलिटीज लिख देते हैं, क्योंकि और आइटम्स नहीं है इसमें, तो इसको लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज। ये ऐड होगी। तो अभी हम लोगों को क्या मिलेगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो कैश हम लोगों को मिलने वाली है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश रहेगी। अभी हम लोग लाइन आइटम लिख देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। इसमें पहला आएगा ग्रॉस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं। इसको कैपेक्स भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, अभी हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स नहीं लिए हैं, तो हमारी जो कैश फ्लो है वो समझने के लिए इजी जाएगी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
इसमें पहला जो आइटम रहेगा वो इक्विटी रहेगा। जब हम न्यू फंड रेज करते हैं तब हम लोगों को इक्विटी की ज़रूरत पड़ती है। फिर डेप्थ, उसके बाद डिविडेंड माइनस होगा। इधर हम लोगों ने डिविडेंड लेना ज़रूरी है। डिविडेंड देना है कि नहीं देना है वो बोर्ड का डिसीजन रहता है। बोर्ड मेंबर्स डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों को डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। तो इधर हमारे लिए आएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अभी हम लोगों को नेट कैश फ्लो मिलेगा। इसमें स्टार्टिंग में आएगी बिगिनिंग कैश, एंडिंग कैश। तो बिगिनिंग कैश को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये हम लोग डिसाइड करेंगे कितने अमाउंट से हमें स्टार्ट करनी है। और एंडिंग कैश कैलकुलेट होगी, एंडिंग कैश कैलकुलेट होगी नेट कैश फ्लो प्लस बिगिनिंग कैश। इधर इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम फिर इज इक्वल टू प्लस 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 एंटर। तो हमें नेट कैश फ्लो मिलेगी। अभी हम लोगों को ये सारे नंबर्स जो है वो इसमें डालने हैं। ओके, तब हम लोगों को पूरी आइडिया आएगी कि कैसे नंबर्स वर्क करते हैं। तो सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में, 100 करोड़ का। तो जो बिगनिंग कैश रहेगी वो 100 करोड़ की रहेगी। इधर 100 करोड़ आएंगे। इसको हम लोग वाइट कर देते हैं, नहीं दिख रहे। ठीक है, 100 करोड़ आ जाएंगे। तो वही शेयर कैपिटल रहेगा हमारा। ठीक है, अभी शेयर कैपिटल हो गया। हमारी कैश भी स्टार्टिंग की जो कैश रहेगी वो भी 100 करोड़ रहेगी क्योंकि हम लोग उधर से स्टार्ट कर रहे हैं। इधर हम लोगों को चेक करके लिखना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होती है। ठीक है, तो इधर 0 आना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं है, ऐसा समझ में आता है। उसके बाद हम लोगों ने 50 करोड़ का लोन लिया है तो हम लोग डेप्थ लिख देते हैं 50 करोड़। इसको भी हम लोग हाईलाइट करते हैं क्योंकि जो अमाउंट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो हाईलाइट होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो 50 करोड़ ऐड हो गए। अभी इधर 50 करोड़ ऐड हो गए लेकिन इधर जो कैश है वो 100 ही है क्योंकि हम लोगों ने ईयर 1 का जो एंड पीरियड है वो अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो बोरोइंग्स जो है वो इधर आ जाएगी, डेप्थ ये इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इधर से कैश फ्लो में रेज किया है। इसके बाद हमारे लिए जो कैश है वो एंडिंग कैश इधर आएगी, ये वाली जो कैश रहेगी वो इधर आएगी। तो हमारा कैश फ्लो जो है वो बैलेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट ईयर का जो शेयर कैपिटल था वो कंटिन्यू हो जाता है। अभी जो भी बिजनेस होगा उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस और प्लस ये चेंजेस रहेंगे। हमेशा जिस कैपिटल के ऊपर हम लोग फंड रेज करते हैं वही कैपिटल कंटिन्यू होते रहता है। अभी लोन लेने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है तो 10% इंटरेस्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो आपका इंटरेस्ट इधर आएगा, तो इज इक्वल टू इसका 10% निकाला तो 5 करोड़ आ जाएगा, तो -5। अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कोई भी फॉर्मूलाज नहीं डाले तो अभी हम लोग उसको डाल के लेते हैं।
इसमें आएगा इज इक्वल टू प्लस 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 प्लस, इधर सम होगा इन दोनों का प्लस ग्रॉस मार्जिन आएगा इज इक्वल टू सम। ठीक है, तो ये पूरे फॉर्मूलाज हम लोगों ने डाल लिए। अभी इधर भी आएगा प्लस जो टैक्सेस आएंगे वो आ जाएंगे इधर। टैक्सेस हमेशा माइनस में रहेंगे तो इसको माइनस ही कर देते हैं हम लोग। अभी नहीं आ रहे क्योंकि हमारी जो ईबीटी है, मतलब जो प्रॉफिट है वो माइनस में है, तो हमें टैक्सेस नहीं लगेंगे, जीरो लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वो जीरो है। अभी यही नेट प्रॉफिट जो है वो इधर ऐड हो जाता है, तो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऐड हो गया। अभी आपका डेप्रिसिएशन ऐड होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन हम लोगों ने अभी तक लिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इधर माइनस में दिख रहा है क्योंकि हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो माइनस में जाएगा, लास्ट ईयर प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अभी हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट हम लोगों ने 10% कंसिडर कर लिए। टेंजिबल असेट जो है वो 25 करोड़ के है। अगर हम कंसिडर करते हैं टेंजिबल असेट्स भी 10% से डिप्रिशिएट होते हैं, तो 2.5 करोड़ से डिप्रिशिएट होंगे, तो इधर आएंगे 2.5 करोड़। तो ये फॉर्मूला ऐसा आएगा। तो ये जो 22.5 करोड़ के असेट्स है वो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। अभी हम लोग ये 2.5 करोड़ जो है वो हम लोग इधर भी अपडेट कर देते हैं, तो इधर आएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस 2.5 करोड़। अभी ये 22.5 करोड़ है वो बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो अभी हम लोगों को ये लिंक करने होंगे कैश फ्लो के साथ। तो कैश फ्लो में हम लोगों को क्या करना है, ये हमारे जो है असेट्स हैं, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हम लोगों ने इधर कैपिटल स्पेंड किया वो आएगा, तो इज इक्वल टू माइनस लास्ट ईयर से इस ईयर में माइनस करना है। तो आपको ये कैपिटल जो आपने स्पेंड किया वो माइनस में होगा। ओके, तो वो इधर आ जाएगा। अभी ये वापस माइनस 2.5 करोड़ दिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को डिप्रिशिएशन भी लेना है, तो डिप्रिशिएशन ऐड होगा तो ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, डिप्रिशिएशन ऐड हुआ तो हमें एक्चुअल फेयर वैल्यू मिली एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिशिएशन की वजह से। जब हम लोगों ने लोन का जो इंटरेस्ट था वो भर दिया 5% का, तब हम लोगों को ये 5% इधर ऐड हो गए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ में, तो ये लिंक हो रहा है एक दूसरे के साथ। अभी नेक्स्ट अमाउंट है इन्वेस्टमेंट। 30 करोड़ की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 30 करोड़ इधर ऐड हो जाएंगे, तो 30 करोड़ इधर लिंक नहीं हो रहे क्योंकि कैश फ्लो के साथ हम लोगों ने लिंक नहीं किए। इज इक्वल टू लास्ट ईयर माइनस दिस ईयर, तो जो भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है वो इधर ऐड हो जाएगी। तो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अभी तक हम लोगों ने 55 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को इधर से समझ में आता है, हमारी बैलेंस शीट भी बैलेंस हो रही है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन्वेंट्री जो है वो 50 करोड़ की हम लोग ले लेते हैं, तो इन्वेंट्री भी हम लोगों को 50 करोड़ की लेनी है। अभी इन्वेंट्री जब इधर ऐड हो जाती है तब आप लोगों को इधर भी ऐड करनी होती है, लेकिन इधर वो लेस होगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन होने के बाद इधर अपने आप बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। आपका जो एंडिंग कैश है वो अभी तक 40 करोड़ बचे हैं। अभी हम लोगों ने 150 करोड़ में से 40 करोड़ ही बचे हैं हमारे पास, बाकी के हम लोगों ने स्पेंड कर चुके हैं, और उसके बावजूद जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस दिख रही है। ओके, अभी जो सेल है, अगर हम लोग 50 करोड़ की जो इन्वेंट्री ली है हम लोगों ने, इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लिया और ये फिनिश गुड को वापस हम लोगों ने बेच भी दिया, तो ये जीरो हो जाएगी इधर। ठीक है, और इधर हमारी जो सेल वैल्यू रहेगी वो 100 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ का माल को हम लोगों ने 100 करोड़ में कन्वर्ट कर लिया और 100 करोड़ में बेच भी दिया, तो ये कैलकुलेशन इधर आ जाएगा। और जो इन्वेंट्री 50 करोड़ की हम लोगों ने ली थी उसका एक्सपेंस में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या हो गई, इधर एक्सपेंस में चली गई, और टोटल सेल जो है वो प्रोडक्ट जो हम लोगों ने बेचा वो डबल प्राइस में बेचा। ठीक है, 100% मार्जिन पे, तब हम लोगों को एक्सपेंसेस के साथ हम लोगों को ग्रॉस मार्जिन मिल गया। अब ये प्लस क्यों है, क्योंकि इधर माइनस होना चाहिए। तो 50 करोड़ का हमें ग्रॉस मार्जिन मिला। अब ये परसेंटेज में निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 50%। ठीक है,
50% हम लोगों को मिल गए। अभी हम लोगों को नेक्स्ट आइटम जो है सेल्स के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15 करोड़ का है तो -15। प्रॉफिट देखो इधर 19 करोड़ का पहले था ज़्यादा, अभी 19 करोड़ हो गया है। ठीक है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, तो सारे आइटम जो है मेन वो सब बोल्ड हो जाएंगे, हमारे लिए रीड करना इजी हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 35 करोड़ के है। अभी क्या हुआ, हम लोगों ने 100 करोड़ का माल बेचा, लेकिन इसमें से 35 करोड़ किसी ने देने बाकी है। ओके, तो ये जिसको बेचा उन्होंने हम लोगों को पेमेंट जो है वो पार्शियल किया, बाकी का 35 करोड़ उनके पास पेंडिंग है। तो इधर क्या होगा, ये 35 करोड़ इधर आ जाएंगे। जब ये 35 करोड़ इधर आते हैं तो आपको इधर भी लेस करने होते हैं। ठीक है, तभी आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। अभी आपके पास 81 करोड़ की एंडिंग कैश बाकी है, क्योंकि आपने माल बेचा, उसके बाद आपको प्रॉफिट भी हो, तो आपके पास अभी एंडिंग कैश जो है वो 81 करोड़ की बची है। अभी उसके बाद अकाउंट पेएबल्स, अभी हम लोगों ने भी किसी का पेमेंट रुका दिया है। ओके, क्योंकि हमें आना बाकी है तो हमने भी किसी का पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोगों ने क्या किया, 25 करोड़ किसी के रुका दिए, तो ये 25 करोड़ इधर ऐड हो जाएंगे। जब ये इधर ऐड हो जाते हैं तब इधर भी आपको ऐड करने ज़रूरी होते हैं लायबिलिटी सेक्शन में। तो लायबिलिटी सेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, इसका कैलकुलेशन दिस ईयर, मतलब जो ईयर 1 रहेगा उससे ईयर 0 रहेगा उधर तक हम लोगों को माइनस करना है। इससे हमारी बैलेंस शीट वापस से बैलेंस हो गई। तो आप देखो इतने सारे हम लोगों ने नंबर्स डाले, उसके बावजूद हमारे जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली हो रहा है। उसके बाद हम लोगों को सब नंबर्स के लिंकेज समझ में आ रहे हैं कि कौन सी लिंक किधर है, किसके साथ कौन सी स्टेटमेंट लिंक हो जाती है, वो हमें इधर समझ में आ रही है। अभी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 15 करोड़ का था, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने क्या की, 30 करोड़ की थी। अभी इसमें से हम लोगों ने अगर 15 करोड़ बेच भी दिया एंड ऑफ द ईयर, हम लोगों ने सोचा कि अभी प्रॉफिट में है तो हम लोग बेच देते, तो 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेची। 15 करोड़ में से जो बेची वो हम लोगों ने कितने में बेची, 18 करोड़ में, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 3 करोड़ का। तो अगर ये 18 करोड़ हमें जो रियलाइज वैल्यू मिली वो 3 करोड़ इधर ऐड हो जाती है, तो हमारा प्रॉफिट वापस से बढ़ जाता है। लास्ट टाइम वो कितना था, इधर 0 कर देते हैं, 19 था, अभी ऐड किया तो 21 करोड़, यही 21 करोड़ इधर भी ऐड हो गए। ठीक है, और वापस ये बैलेंस शीट में बैलेंस हो रहे हैं, वापस ये इधर भी ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये इनकम में ऐड हो गए, और वो इनकम में जब ऐड हो रहे हैं तो कैश में भी चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद ये रियलाइज वैल्यू हो गई। उसके बाद हमारे पास डिविडेंड जो है वो हम लोगों ने सोचा कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इस साल में हम लोगों ने 21 करोड़ रुपीज़ कमा लिए है। अभी ये 21 करोड़ है, उसमें से शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग 5 करोड़ विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 5 करोड़ कौन विड्रॉ कर रहा है, शेयर होल्डर से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर को मिलता है। अगर इधर डिविडेंड हम लोग 5 करोड़ डाल देते हैं तो 5 करोड़ आपका लेस होगा इसमें से। ठीक है, -5 करोड़। तो क्या हुआ, इधर बैलेंस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को इधर से भी माइनस करना है उसको। ठीक है, हम लोगों ने इतने सारे आइटम में इतने सारे नंबर्स के ऊपर बात कर ली। ओके, तीनों स्टेटमेंट को एक साथ लिंक भी कर लिया। अब देखो इसमें से इतने सारे नंबर्स है, इसमें से जब हम इन नंबर के साथ खेलते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी चीज़ की वजह से कंपनी लॉस में जा सकती है या कौन सी चीज़ की वजह से कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है। अगर यही एक्सपेंस इन लोगों का 50 करोड़ -50 का -100 हो जाता था तो क्या होता था, -19.5 करोड़ इधर दिखते थे, क्योंकि 5 करोड़ का डिविडेंड भी लिया है तो ये -24.5 करोड़ हम लोगों को इधर दिखेंगे। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने बैलेंस शीट में 75 करोड़ का शेयर होल्डर का फंड जो 100 करोड़ का था वो 75 करोड़ का हो गया। ऊपर से हमारे पास लोन भी बाकी है, ऊपर से हमारे किसी को देने भी बाकी है, और सब मिला के 150 करोड़ की लायबिलिटीज़ हो जाती है। कैश हमारे पास सिर्फ 78 करोड़ बच जाती है। तो ये जो चेंजेस है ये तभी आपको समझ में आता है जब आप इस बैलेंस शीट को एक दूसरे के साथ लिंक करते हो और समझ के लेते हो कि ये नंबर्स क्यों चेंज हो रहे हैं। अगर हमारे पैसे जो है हम लोगों को वापस नहीं आए, हम लोगों ने इतना माल बेचा और 35 करोड़ नहीं आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है आइटम। लेकिन हमारा जो रिसीवेबल्स है वो ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर हमारा रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग बाकी के जो फ्यूचर बिजनेस प्लान रहेंगे वो कैसा एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि अपना पैसा ही वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो शेयर होल्डर का जो फंड है वो माइनस में जाएगा।
तो रिसीवेबल्स हमारे प्रॉपरली आने ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर हमें प्रॉपरली प्रॉफिट होना ज़रूरी है। अगर हम लोग इन्वेंट्री ले रहे हैं तो इन्वेंट्री ज़्यादा दिन की हमारे पास होल्ड में नहीं रहनी चाहिए। कैश हमारे पास हमेशा हम लोगों ने जिधर से स्टार्ट की थी कैश उससे बेटर होनी चाहिए, या फिर हमारे असेट्स अच्छे होने चाहिए उसके साथ। ठीक है, हमारे पास जो पेएबल्स है ये अगर ज़्यादा रहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी लायबिलिटी है। लेकिन हम लोग जब पे नहीं करते किसी कंपनी को तब हमारे पास इसको इंटरेस्ट फ्री अमाउंट हमारे पास रह जाती है। इधर ये 50 करोड़ का लोन लिया लेकिन उसके ऊपर हम लोगों को 5 करोड़ देना है, लेकिन ये 25 करोड़ के ऊपर कुछ देना नहीं है। ठीक है, वैसा ही हमारे 35 करोड़ किसी के पास पड़े हैं तो वो 35 करोड़ के ऊपर जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो उसको मिल रहा है। ये जो अमाउंट्स है वो हम लोगों को देखनी ज़रूरी होती है। हमारे बैलेंस शीट जब हम चेक करते हैं, कैश फ्लो जब चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब चेक करते हैं तब। और इसके साथ ही हम लोग फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं। तो ये अभी तक डेमो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। जब हम रियल में बनाएंगे जब कंपनीज की प्रॉपरली, और उसके बाद हम लोग अलग अलग रेशोज़ के ऊपर बात करेंगे तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कि कंपनी रियल में कुछ कमा रही है कि नहीं कमा रही है। आप देखो ना, इधर हम लोगों ने -50 कर देते हैं, इधर 21 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि 35 करोड़ का कैश ही नहीं हम लोगों को रिसीव हुआ। ओके, हम लोगों ने किसी का 25 करोड़ रुका दिया, इसके लिए हमारी जो कैश थी, ये जो इसका जो डिफरेंस है 10 करोड़ की जो कैश थी वो हमारे लिए इधर दिख रही है, ये जो 118 जो भी है अमाउंट। ओके, अगर हम लोगों का लॉस और हो जाता था, ये 21 करोड़ की जगह पे हमारा जो हम लोगों ने 50 करोड़ का माल बेचा वही 50 करोड़ हम लोगों को नहीं आ रहे, समझो 50 करोड़ नहीं आ रहे, तो क्या हो रही है? कैश कम होते जा रही है। ठीक है, और ऐसे ही अगर 2-3 साल ऐसे ही बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? कैश हमारी कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से हम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। हमारे पास असेट्स है, हमारे असेट्स जो है वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। हम जितना भी माल बेचते हैं वो वापस आना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये अकाउंट रिसीवेबल से समझ में आता है कि हमारे एक्चुअली अकाउंट रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरी ईयर में। और वो कब समझ में आता है? जब हमारी कैश जो है वो हमें दिखाती है, और इसके अलग अलग कैश फ्लोज रहते हैं वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तब आपको आइडिया आ जाएगी कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है और कंपनी को कैसे रिटर्न मिल रहे हैं। ओके, अभी ये सब डेमो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें आपको ज़्यादा आइडिया भी नहीं आएगी कि कैसे स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके पास यही नॉलेज रहता है कि ये कैसा स्टेटमेंट काम करते हैं। तो वो लोग क्या देखते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं, और उसे उनको लगता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या होता है कि आपका रिसीवेबल रिसीव नहीं हो रहा है, आपकी जो कैश है वो माइनस में जा रही है, आपका जो लोन लिया है उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लोगे। अगर गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो आपको ये स्टेटमेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने सिंपल आइटम से समझा है इस चीज़ को। ठीक है, अभी मूव करते हैं और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।